चौथे चरण के मतदान में कहां तक पहुंची बीजेपी की गाड़ी? क्या मोदी जी का तीसरी बार पीएम बनने का ख्वाब ही रह जाएगा? 70% सीटों पर दोस्तों आज ईवीएम पर कैंडिडेट्स के पार्टीज की किस्मत का फैसला देश की जनता कर चुकी है। लगभग 70% आप कह सकते हैं कि ईवीएम में लॉक हो चुकी है पार्टियों की किस्मत का फैसला। और इस 70% में कितना परसेंट वोट ऑल टोटल हुआ है और उससे शुरुआती तौर पर किस किस राज्य से क्या क्या खबरें निकल कर आई हैं, तफसील से मैं आपको समझाने वाली हूं। इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने अपने कुछ खास जानकार पत्रकार और कुछ खास गोदी मीडिया के, जी हाँ, गोदी मीडिया में भी कुछ बेहतरीन रिपोर्टर हैं जिनको मौका नहीं मिलता लेकिन वो ग्राउंड पे उतरकर जबरदस्त जानकारी रखते हैं, उनसे भी बात की है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक वो आंकड़ा है जो छन छन कर जानकारों के दिमाग को पढ़कर उनकी बात को समझकर मैं आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत बता देती हूं। शाम को 5 बजे तक का जो टोटल वोटिंग परसेंटेज है दोस्तों, करीब करीब 62.31%, यानी कि 62% आप इसे कह सकते हैं, 62.31% वोटिंग प्रतिशत रहा है। दोस्तों जो सबसे बेहतरीन वोटिंग प्रतिशत रहा वो रहा पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में 75.66% वोट पड़े हैं। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं। और जो सबसे चिंताजनक, सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन जो राज्य लेकर आने वाला है इस चौथे चरण के मतदान के बाद, जानते हैं वो कौन सा राज्य है बीजेपी के लिए? बिहार। जानते हैं कितना मतदान हुआ है शाम को 5 बजे तक? 54.14%। दोस्तों बिहार से ही बात कर लेते हैं क्योंकि बिहार में वोटिंग प्रतिशत भी कम रहा, बहुत सारा उठक पटक की भी खबरें आ रही हैं। 5 सीटें आज बिहार में जिन पर वोट पड़े, और इन 5 सीटों में जो मेरी जानकारी और जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है वो ये कि इन 5 सीटों में 2 मोदी जी के मंत्रियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। सुनने में आया है दोस्तों कि नित्यानंद राय का उजियारपुर में उनकी हालत ठीक नहीं है, उनकी सीट फंसी हुई है। वहीं बेगूसराय से गिरिराज सिंह जितना आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे, उनको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बल्कि मेरे एक जानकार तो ये भी कह रहे थे कि अगर गिरिराज सिंह मोदी लहर में सवार होकर सीट निकाल ले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने स्तर पर उन्हें भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। कैसे बिहार ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत इन 5 सीटों में आज खड़ी कर दी, ये वोटिंग प्रतिशत तो बता ही रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ कल प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर भी बता रही। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने पटना में रोड शो किया और नीतीश कुमार का चेहरा मुरझाया हुआ था। पीएम मोदी उनको अपने बगल में रखकर कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे। पटना वो जगह है दोस्तों, पटना वो सीट है जो बीजेपी के लिए हमेशा सेफ सीट रही। यहां बीजेपी को कभी रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप देखिए बिहार में यह स्थिति आ गई क्या कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पटना में रोड शो करना पड़ रहा है, और वो भी नीतीश कुमार को हाथ में बीजेपी का चुनावी चिन्ह लेकर कुछ इस तरह से मुरझाए हुए चेहरे के साथ रोड शो करना पड़ रहा है। इसी तस्वीर के साथ आज बिहार से जो खबरें निकल कर आई वो यही निकल कर आई कि जो बिहार में वोटिंग पैटर्न है ना, जो लगातार राजनीतिक पंडित कह रहे हैं वो ये है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा का यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से दाव चल रहा है। और जब भी अगड़ा बनाम पिछड़ा के नाम पे वोटिंग होती है ना, बीजेपी को बहुत नुकसान होता है इसका। दोस्तों मिथिलांचल का बेसिकली ये इलाका कहा जा सकता है जहां 5 की 5 सीटों पर आज वोट हुए हैं। आरजेडी यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है, जैसा कि लगातार मैंने आपसे कहा। और बेगूसराय गिरिराज सिंह की सीट, यहां पर अच्छी खासी मुसीबत उनके लिए खड़ी हो रही है, इसीलिए क्योंकि 2020 में यहाँ तगड़ी फाइट विपक्ष ने दी थी, और इस तगड़ी फाइट में विधानसभा की 2 सीटें लेफ्ट ने निकाली थी और 2 आरजेडी ने निकाली थी। तो इसीलिए जैसा कि निकल कर आई है बिहार से खबरें, वो ये कि इतना आसान बिहार में आज चौथे चरण का मतदान एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए निकलकर नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। 56.35%, 56.35% यहां पर वोटिंग हुई है। 13 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है इन 13 सीटों में। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। कन्नौज की सीट को लेकर अखिलेश यादव आज खुद जमीन पर उतरे, कार्यकर्ताओं के बीच थे, शिकायतें सुन रहे थे कार्यकर्ताओं के। और कन्नौज की सीट को लेकर अखिलेश यादव आश्वस्त दिख रहे हैं। किसी को कोई शक नहीं है कि कन्नौज में अखिलेश यादव की जो उनका ऑरा है वो काम कर रहा है, कन्नौज की सीट वो निकाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने भी गेम कर दिया। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुगली फेंकी कि 4 जून के बाद जो बीजेपी के आला कमान हैं, मोदी जी हैं, वो यूपी के सीएम को चेंज कर देंगे।
योगी आदित्यनाथ को चेंज कर देंगे। अब ये गुगली क्या जमीन पर काम कर रही है? और अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो जान लीजिए कि यहाँ अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। कन्नौज की जैसा कि मैंने आपको सीट बताया, लगभग सेफ सीट मानी जा रही है। अखिलेश यादव इस सीट को निकालते दिख रहे हैं। इसके अलावा इटावा में काफ़ी क्लोज था पिछली बार फाइट, लेकिन अभी भी यहाँ पर फाइट बताई जा रही है। उन्नाव में साक्षी महाराज अनु टंडन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों अनु टंडन जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वक्त में कांग्रेस की तरफ से एमपी रह चुके हैं। तो न केवल कन्नौज की सीट इंडिया गठबंधन के लिए एक प्लस पॉइंट है, बल्कि उन्नाव की सीट को लेकर भी ये चर्चा है कि जो साक्षी महाराज हैं उनके लिए यहाँ पर आज का दिन संघर्ष भरा रहा। अब वो सीट अपनी निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, कितने बड़े मार्जिन से निकाल पाते हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी दोस्तों। इसके अलावा यूपी में जो बीजेपी का पूरा परफॉर्मेंस है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि बीएसपी कैसा परफॉर्म करती है यूपी के अंदर। और ठीक इस चरण के मतदान से पहले जिस तरह से आकाश आनंद को खुद उनकी पार्टी ने, बीएसपी ने, मायावती ने साइडलाइन कर दिया और उनको उनके पदों से हटा दिया, ये किस तरह का मैसेज बीएसपी के वोटर को देता है? और अगर बीएसपी का वोटर बीएसपी से खिसक कर, बीजेपी से खिसक कर इंडिया गठबंधन के पास जाता है तो यहां पर इन सीटों पर बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। 52.49% यहां पर मतदान हुआ है। शाम को 5 बजे तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। 11 सीटें महाराष्ट्र की हैं। महाराष्ट्र भी 48 सीटों का वो राज्य जहां पर बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि लगातार उद्धव ठाकरे की जो जनसभाएं हैं उसमें भीड़ और जिस तरह से एनडीए के अंदर टिकटों की रस्साकशी में जो भी कुछ देखने को मिला और पहले, दूसरे, तीसरे चरण के मतदान में महाराष्ट्र से जो भी कुछ हासिल होने की खबरें बीजेपी के लिए आई वो अच्छी नहीं थी। और वोटिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक का बताता है कि खानदेश, मराठवाड़ा के इस इलाके में बीजेपी हो सकता है कि संघर्ष करती दिखाई दे। क्यों? क्योंकि 2019 में यहाँ बीजेपी ने अच्छा किया था। ये बात सही है कि 2019 में बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन 2019 से लेकर अब तक स्थितियां महाराष्ट्र में पूरी तरह से बदल गई, मतलब 360 डिग्री बदल गई। 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा था, अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रही है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है इस बार का। और खासतौर पर ये जो 11 सीटें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवसेना का पूरा जोर और एनसीपी का, मतलब शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा जोर रहेगा कि वो अपनी धाक एक बार फिर से इन सीटों पर, इन इलाकों में मजबूती से पेश करे। इसके साथ साथ दोस्तों कांग्रेस केवल 3 सीटों पर यहां पर लड़ रही है। मराठा आरक्षण का मुद्दा यहां पर बहुत असर दिखा रहा है और वोटिंग में भी इसका बहुत हद तक ऐसी जानकारी मुझे मिली कि देखिए शिरडी और शिरूर सीट में पुरानी शिवसेना और नई शिवसेना, मतलब दो शिवसेना एक दूसरे से लड़ रही हैं। इसके अलावा पुरानी एनसीपी और नई एनसीपी आमने सामने एक और सीट में। एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए जाहिर तौर पर खुद को साबित करने की चुनौती है। उनको जिस पार्टी से उन्होंने बगावत की उनको वो पार्टी मिल गई, उनको उस पार्टी का चिन्ह मिल गया, लेकिन अब उनको ये साबित करना होगा कि वो अपनी पार्टी के केवल मैनेजर नहीं है, नेता हैं। तो ये वो सीटें हैं जिसमें उनको ये साबित करना होगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि 7 सीटों पर जिसमें बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी के लिए स्थितियां 2019 के मुकाबले बहुत बदल गई हैं और जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो भी बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा करने वाला नहीं है। मतलब लोग घर से उतने उत्साह से नहीं निकल रहे हैं कि फलाने को या तो जिताना है, फलाने को या तो हराना है। तो सवाल ये कि ये जो लोग घर से बाहर निकले, ये किसके लिए निकले? ये हराने के लिए निकले कि जिताने के लिए निकले? यही बीजेपी के लिए त्योरिया चढ़ाने वाला सवाल है। इसके अलावा दोस्तों बंगाल की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा मतदान बंगाल में ही हुआ है, सबसे ज्यादा उम्मीदें बीजेपी बंगाल में ही लगा रही है। 75.66% मतदान बंगाल में हुआ है। दक्षिण बंगाल का ये इलाका है जहां की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत मैंने आपको बताया। मतुआ वोट यहां पर बहुत अहम माना जाता है इस सीट में। बहरामपुर, अजीत रंजन चौधरी की टीम है, टीएमसी ने उनके खिलाफ एक स्टार उम्मीदवार उतारा, यूसुफ पठान, देश के एक बहुत बड़े क्रिकेटर अपने दौर में। इस सीट पर उनको उतारा गया और ये जो सीट है यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यूसुफ पठान धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन क्या धुआंधार तौर पर वोट भी जुटा पाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश पे भी हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों पर हिंदी पट्टी में बातें कम होती हैं। 25 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर शाम 5 बजे तक का मैं आपको प्रतिशत बता देती हूँ। आंध्र प्रदेश में 68.09
हिंदी पट्टी के हिसाब से तो काफ़ी बेहतर माना जाएगा। 68.09% यहाँ पर वोट पड़े हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों यहाँ पर साथ में हो रहे हैं। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की तरफ जाहिर तौर पर सबकी नजरें हैं। कांग्रेस यहाँ पर उभरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हाल के सालों में यहाँ पर अपनी जमीन खोई है, लेकिन उसकी जोर आजमाइश यहाँ पर एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने की है। कांग्रेस की कोशिश है कि तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में जिस तरह से उसने कमबैक किया पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, वो आंध्र प्रदेश में दोहराए, कम से कम अपनी खोई जमीन वापस से एक बार कोशिश करे कि हासिल करे। आंध्रा की पॉलिटिक्स में दोस्तों कास्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर उस तरह से वोटिंग नहीं होती है जो बीजेपी को सूट करे, तो कास्ट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। रेड्डी और कामा जाति यहाँ पर हमेशा से ही महत्वपूर्ण फैक्टर रही है। दोस्तों रेड्डी जो है वो कांग्रेस को वोट करती रही है, और वाईएसआरसीपी, जी हाँ वाईएसआरसीपी, ये हमेशा इनकी तरफ कामा जो वोट बैंक है यहाँ का, कामा उनका रुझान रहा है। कामा टीडीपी से जुड़ते हैं, और एक नई कास्ट भी इस बार उभरी है यहाँ पर, कप्पू, जिसे एनडीए अपने साथ जोड़ने में कोशिश करा है एनडीए ने। वो जोड़ पाएगा नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये बात सही है कि टीडीपी ने यहीं मुसलमानों को अपनी तरफ, अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए अल्पसंख्यकों के आरक्षण का कार्ड चला है। तो मोदी जी जो पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष पर ये आरोप लगाते हैं कि इनकी सरकार आई तो ये ओबीसी और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण बांट देगी, यहाँ जो पार्टी एनडीए का हिस्सा है टीडीपी, वो अपने घोषणा पत्र में ये बात कहती है कि वो अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगी। तो यहाँ की राजनीति इस तरह की है। लेकिन आप कह सकते हैं कि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी एक तरह से यहाँ की राजनीति के किंग है। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा पाने का ग्राउंड नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तेलंगाना की 17 सीटें। जी हाँ, एक बल्क 61.16% यहाँ पर वोटिंग हुई है, 61.16% शाम 5 बजे तक। और बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से उभरने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने लगातार यहाँ पर कई रैलियां की हैं। बीआरएस उतार पर है और रेवंत रेड्डी की परीक्षा है। यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा, फिर वो सीएम बने। कांग्रेस यहाँ भी कोशिश करेगी कि वो हर लिहाज से डबल डिजिट पे लेकर आए। और अगर कांग्रेस यहाँ पर दोस्तों 10 से 12 सीटें ले आती है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है कांग्रेस को और बहुत ज्यादा संभावनाएं भी दिखती हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी की योजनाओं को लेकर काफी बात हो रही है, अभी नई नई सरकार बनी है, तो वो 10 से 12 सीटों का चंक अगर कांग्रेस तेलंगाना से निकाल लेती है तो उसके लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा दोस्तों लड़ाई यहाँ बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी का शोर ज्यादा रहा है यहाँ पर, मोदी जी ने रैलियां भी की हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कुल मिलाकर फाइट में नहीं है। कुल जमाबाद जो आज की वोटिंग से निकला है दोस्तों, वो ये निकला है कि खास तौर पर हिंदी पट्टी के जिन जिन हिस्सों में वोटिंग हुई, वहां कई सीटों में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव है वो क्षेत्रीय हो गए। लोकल मुद्दों पर चुनाव वर्सेस जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, एनडीए के जो कैंडिडेट थे, उनके पास मोदी का चेहरा था। और जब लोकल लेवल पर चुनाव हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी मात खा जाती है। और बहुत से राज्यों से, खासतौर पर बिहार से दोस्तों, बिहार से मैंने अपने 2 जानकारों से बात की, उन दोनों ने मुझे यही बोला कि बिहार में ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने अपने हाथ में चुनाव लेना शुरू कर दिया है। और अगर ऐसा होता है, और अगर वाकई में तेजस्वी यादव की सभाओं में जो भीड़ दिख रही है वो बिहार का सच है, तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी हिंदी पट्टी के राज्य लाते दिख रहे हैं। और उससे बड़ी सरदर्दी है कि दक्षिण भारत से जो उम्मीदें थी उसमें पानी फिरता दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये चौथे चरण का मतदान क्या एक तरह से सील बंद कर चुका है चुनाव की, और अब बीजेपी के लिए चुनाव में वापसी करना एक तरह से बहुत मुश्किल हो गया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।